ये सुनकर आपको हैरानी नहीं होगी कि जिस तरह हम आज उड़ान भरते हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। एविएशन उद्योग में करीब 3% वैश्विक उत्सर्जन होता है। ठीक है, सुनने में ये आंकड़ा इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन 2050 तक ये 8 गुना बढ़ जाएगा। तब प्रदूषण मुक्त उड़ानों की बात ही भूल जाइए, इसलिए बात चिंता वाली है। एविएशन से जुड़े प्रदूषण का एक सबसे सही समाधान है बायोफ्यूल, या कहें टिकाऊ विमान ईंधन। वे ज्यादातर बायोमास या एल्गी जैसे गैर पेट्रोलियम पदार्थों से बनाए जाते हैं, लेकिन हमें ये ईंधन इतने ज्यादा चाहिए कि उत्पादन बढ़ाना बड़ा कठिन है, और जमीन का इस्तेमाल भोजन उगाने या जंगल बचाने जैसे दूसरे कामों के लिए हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन में भी संभावनाएं हैं, खासकर टिकाऊ ढंग से तैयार हाइड्रोजन। इसके लिए बहुत से प्रोटोटाइप्स का परीक्षण चल रहा है। इलेक्ट्रिक विमान तीसरा और दमदार विकल्प है। यहाँ हम हाइड्रो पावर या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बिजली टिकाऊ और अक्षय है। जाहिर है अभी तो सबसे सस्टेनेबल काम जो हम कर सकते हैं वो यही है। एविएशन के क्षेत्र में काम करने वाले यूहान नॉरबैग रोजाना ई प्लेन उड़ाने वाले गिनती के पायलटों में हैं। हम स्वीडन के एक एविएशन स्कूल में हैं, जहां ई प्लेन उड़ाने वाले भविष्य के पायलट तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ उड़ने वाले पिपिस्ट्रेल वेलिस विमान को ज्यादा बिजली नहीं चाहिए। उसे चार्ज करने में करीब 1.5 घंटा लगता है। इस बैटरी की मदद से वो 30% रिजर्व बैटरी के साथ 45 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इस विमान का इस्तेमाल आमतौर पर पायलटों की ट्रेनिंग में होता है। सेलेस्टियो हवाई अड्डे पर 1 मेगावाट का एक चार्जिंग स्टेशन है। ये एक ही बार में ई विमानों के एक छोटे बेड़े की बैटरी चार्ज करने के लिए काफी है। ये बाथ टब में उतरने जैसा है। मैं तैयार हूँ। चलते हैं। वाह, ओ माय गॉड। हाँ, ये काफी तेज उड़ता है। ओ माय गॉड, ये वाकई तेज है। ये बहुत ही हल्का विमान है। इसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं बिना सामान के। बड़े आकार के लिए ई विमानों के सामने एक बड़ी समस्या है, भारी बैटरियां। बोइंग 747 को 5 घंटे उड़ान भरने के लिए इतनी ज्यादा भारी बैटरियां चाहिए होंगी। ये चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि विमान का वजन मौजूदा पेलोड से 10 गुना भारी हो जाएगा। जब आप ऊर्जा स्टोर करते हैं तो आपको बहुत ऊंचे स्तर की ऊर्जा सघनता चाहिए। स्कॉट कैरी अमेरिकी ऊर्जा विभाग की नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैब में एयरपोर्ट्स प्रोग्राम के प्रमुख हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से जुड़े उत्पादों या पेट्रोलियम से निकाले गए बायोफ्यूल्स जैसे उत्पादों में सचमुच उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। किसी पारंपरिक ईंधन के ऊर्जा घनत्व की तुलना में बैटरियां कहीं नहीं ठहरती। ये सिर्फ 2% है। लेकिन जिन विमानों से हम आज सफर करते हैं वे जेट फ्यूल के लिए बने हैं। आज ये जेट लाइनर्स 50 साल पहले के मुकाबले प्रति यात्री किलोमीटर करीब 50% कम ईंधन फूंकते हैं। वजह है बेहतर इंजन, परिष्कृत एरोडायनेमिक्स और कुछ दूसरे नहीं दिखने वाले बदलाव। लेकिन बात यह है कि इस डिजाइन के दिन भी पूरे हो रहे हैं। इन्हें और ज्यादा कार्बन एफिशिएंट नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए पहले ही टाइट विमानों में और भी ज्यादा लोगों को ठूसना होगा। इसलिए सरकारें और उद्योग जगत अब नए डिजाइन का रुख कर रहे हैं। टॉम बड उड्डयन उद्योग में जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम संभालने वाले एविएशन एक्सपर्ट हैं। वे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से जुड़े हैं। हमने ऑपरेशन के 2 मुख्य जरियों को देखा। एक तो बैटरी चार्जिंग सिस्टम है। बैटरी विमान में एक जगह फिक्स रहेगी। आप उसे प्लग इन करेंगे जैसे किसी सामान्य उपकरण में करते हैं और उसे चार्ज कर लेंगे। संचालन के लिहाज से ये सबसे आसान तरीका होगा, लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि चार्जिंग में कीमती समय बर्बाद होता है, जबकि मौजूदा एयर ट्रैफिक लगातार होने वाली उड़ानों पर निर्भर है। विमान एयरपोर्ट पर एक सीमित जगह घेरेंगे, लेकिन उन्हें जितनी बिजली चाहिए होगी उससे तो शहर के ग्रिड पर काफी असर पड़ेगा। संचालन का दूसरा तरीका बैटरी स्वैपिंग यानी बैटरी बदलने का है। हमारे पास पहले से चार्ज बैटरियां रहेंगी। जैसे ही कोई विमान उतरेगा आप उसकी बैटरी निकालकर पहले से चार्ज बैटरी उसमें लगा देंगे। इससे जगह और समय की बचत होगी, लेकिन इसके लिए काफी स्पेशलाइजेशन चाहिए जो हमारे पास अभी कहीं नहीं है, और ये एक बड़ा जोखिम भी है। एयरफ्रेम से छेड़छाड़ हमेशा खतरनाक होती है, और इतनी सारी बैटरियां एक जगह रखने से आग लगने का डर भी है। दोनों सिस्टम की बात करें तो हम बैटरी चार्जिंग वाले के पक्ष में थे, लेकिन उसकी कुछ संभावित कमियों के बारे में भी हमें अच्छी तरह से पता था।
हाँ, आप चाहें तो इसे उड़ा सकती हैं। नहीं, मैं क्या करूं? हाथ नहीं, अगर चाहें तो आगे का हिस्सा भी नीचे जा नहीं, सकता है। नहीं, प्लीज स्टिक को आगे वापस लीजिए ढकेलिए इसे। अगर आप चाहें तो। ये बहुत ज्यादा पावर है मेरे लिए, मेरे बस की नहीं। पिपिस्ट्रल विमान सर्टिफाइड होने वाले पहले विमान थे, लेकिन कारों की तुलना में एविएशन की ये एक और चुनौती है सुरक्षा के लिए सर्टिफाइड होने की। R&D के साथ साथ टेस्टिंग में भी समय लगता है। उसमें बैटरी की सुरक्षा भी शामिल है और सर्टिफिकेशन की सालों लंबी प्रक्रियाएं भी हैं। लेकिन इस जनवरी यूरोपीय संसद ने छोटी और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए और ज्यादा इलेक्ट्रिक विमानों के विचार को आगे बढ़ाया है। 2050 तक इसके उत्सर्जन में 90% कटौती का लक्ष्य भी है। पिपिस्ट्रल विमान बनाने वाली कंपनी अब 4 सीट वाले विमान पर काम कर रही है। एलिस नाम का एक विमान पहले से है जिसमें 9 यात्री और 2 क्रू सदस्य आ सकते हैं। स्वीडन के पास 2026 तक हर्ट एयरस्पेस नाम का एक विमान होगा जो 25 यात्रियों के साथ 800 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। अगर आप गौर करें तो कुछ कार्गो रूटों पर छोटे विमान इस्तेमाल किए जाते हैं। कई देशों में ऐसी बसाहटें हैं जिनका एकमात्र संपर्क सूत्र सिर्फ 9 सीट वाला विमान है, या फिर उन्हें नाव करनी पड़ती है जिसमें 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। ये ऐसे रूट हैं जिन्हें चलाने के लिए या तो सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है या लोगों को किराए का पैसा। फिलहाल तो यही मुख्य इस्तेमाल है और ये महत्वपूर्ण है। 2020 में अमेरिका ने छोटे हवाई अड्डों के लिए सेवा देने वाली विमान कंपनियों को 32 करोड़ 60 लाख डॉलर की सब्सिडी दी। एयर एम्बुलेंस, एयर टैक्सी और कार्गो के लिए भी छोटे आकार के विमानों की जरूरत है। लॉजिस्टिक कंपनी DHL ने कम उत्सर्जन वाली डाक सेवा के लिए 12 विमानों का ऑर्डर दिया है। ये विमान शोर कम करने और हवा की क्वालिटी सुधारने में भी मदद कर सकते हैं। इंटरनेशनल सेंटर ऑन क्लीन एविएशन की एक स्टडी का आकलन है कि ई विमान 9% यात्री बाजार को कवर कर सकते हैं। ऐसी उड़ानें जो 19 से ज्यादा यात्रियों को लेकर 500 किलोमीटर से कम का सफर तय करेंगी। लेकिन ग्लोबल एविएशन में ये सिर्फ 0.002% ही हुआ। 2050 तक ये 0.2% तक जा सकता है। ये भी कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से कम ही है। लेकिन यहाँ बात हो रही है सही मायने में इलेक्ट्रिक विमान की। You could also have versions of hybrid, so you could have आपको हाइब्रिड के वर्जन भी मिल सकते हैं। सीरियस हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए ईंधन इस्तेमाल होता है, फिर मोटर से विमान चालू होता है। बैटरी चार्ज करने के लिए ही ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक मोटर और फ्यूल सोर्स होता है जिससे विमान आगे बढ़ता है। अगले कुछ सालों में ये छोटा सा विमान और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाइब्रिड वाली बहस में वाकई दम है। IATA का अनुमान है कि 2030 तक एविएशन के फील्ड में अगली छलांग हाइब्रिड विमानों की होगी जो 2050 तक उत्सर्जन में 40% की कटौती कर पाएंगे। लंबी उड़ानों में बायोफ्यूल का इस्तेमाल होगा। ऐसे विमानों के कुछ हिस्से बिजली से चलेंगे और कुछ हाइड्रोजन से। पिपिस्ट्रल विमान बेशक एक छोटा कदम है, लेकिन उम्मीदों से भरा है।